और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करे। जो ये जो पार्ट है आपका, हाँ, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग जो है, ठीक है। यह चाहे अधिगम जो है, इसको भी आप देख सकते हैं। अधिगम को अभिप्रेरणा जो है ना, किस किस तरह से प्रभावित करता है, ठीक है, उसके बारे में ये दो क्वेश्चन आपका कंटिन्यू जो है यूनिट 2 में पूछा है पिछले बार, ठीक है। अब आता है थोड़ा सा यूनिट 3 पे, ठीक ना। यूनिट 3 कहता है, इसमें थोड़ा सा गोल गोल घुमाने की कोशिश किया है पिछले साल के क्वेश्चन में, लेकिन टेंशन की नहीं बात है। सीखने के मुख्य सिद्धांतों के शैक्षिक उपयोग को स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। अब सीखने के मुख्य सिद्धांत जो है, ऐसा कुछ इस यूनिट में नहीं है, यह शिक्षण से संबंधित यूनिट है, ठीक है, लेकिन इसमें सीखने के मुख्य सिद्धांत का जिक्र किया है, ठीक है, तो उसको भी अपना ट्रैक से हट गया है। दूसरा जो कहता है, आप कहाँ तक सहमत है कि शिक्षक एक परामर्शदाता, सुगम करता और सह अधिगम करता है, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों जो क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन तो और है, जो आपके शिक्षक के बारे में जब समझ रहे हैं, उसको क्या क्या उसका रोल है, क्या भूमिका है, किस किस रूप में वो शिक्षार्थी के सामने पेश होते हैं, उसके बारे में उसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा, सेकेंड क्वेश्चन कुछ ठीक है, चलिए शिक्षक से रिलेटेड है, तो यूनिट भी ये टीचर एंड टीचिंग है, तो इससे संबंधित चलिए कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पहला वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ठीक ना। और उसी तरह का कुछ गड़बड़ी किया है यूनिट आपको 4 में कम से कम चलिए एक चीज मिल गया है आपको। यूनिट 4 करता है कि इकाई प्लान पूछ दिया है, तो आपके लिए यह जो है आपके लिए इस बार इम्पोर्टेंट है। यूनिट 3 ही थोड़ा सा गड़बड़ाया था, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हटे तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। वो सारे कंसेप्ट में से कुछ ना कुछ छान के जो है ना उसमें इन्वॉल्व कर देना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सिर्फ दृश्य भी पूछा था। और यूनिट 5 में पूछा है, शिक्षण के एक जटिल विधि है, इसके रूप को विवेचना कीजिए, ठीक है। तो शिक्षण है, स्ट्रेटजी की बात करता है, इसी के बेस पे क्वेश्चन उठा के उन्होंने दे दिया है। दूसरा है, नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसमें इस पॉइंट में कक्षा शिक्षण जो है, लर्निंग इन क्लासरूम, ठीक है, यहां से जो है उठा के दे दिया है, ठीक है। इसमें इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने की जरूरत है आपको, क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा है, मैटर ज्यादा है, इसलिए 2-4 क्वेश्चन का लोड आप पे ज्यादा इस बार पड़ेगा, ठीक है। अगर उतना आप पढ़ लीजिएगा तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आपको हम सिलेबस भी दिखला दिए हैं, अगला क्वेश्चन भी हम कभी दिखला देंगे, कल ही दिखला देंगे। हेलो, ये है इस बार का। हाँ बोलो प्रिंस। बोलिए। आवाज आ रही है ना? प्रिंस जी नहीं, ये मुकेश जी हैं। हाँ मुकेश जी आ गए आप? गायब हो गए। चलिए ऑफ कर लिए। आगे की चर्चा करते हैं। यह जो है आपका पेपर 3 का संभावित क्वेश्चन है, ठीक है, गौर कीजिएगा। फर्स्ट यूनिट है, अधिगम से आप क्या समझते हैं,
इसके प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है। दूसरा है अधिगम की आधारभूत मान्यताएं से आप क्या समझते हैं। अधिगम के सामाजिक एवं संज्ञानात्मक सिद्धांतों का वर्णन करें। दूसरा यूनिट में कहता है अधिगम को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार और विधियों का वर्णन करें। ठीक है। अधिगम की कौन कौन सी विधियां हैं, उनमें से किन्हीं दो का विस्तार पूर्वक चर्चा करें। ठीक है। ज्ञान भूल से आप क्या समझते, अधिगम भूल से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों का वर्णन करें। अथवा में है। ठीक है। शिक्षण से आप क्या समझते हैं, एक नियोजित प्रक्रिया का रूप शिक्षण का वर्णन करें। नेक्स्ट कहता है शिक्षण निपुणता से आप क्या समझते हैं, शिक्षण नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। यूनिट थर्ड में जनरली रूप से क्वेश्चन पूछने का मतलब इसी तरह का है, नियोजन से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना और पूछते आया भी है। ठीक है। अब कभी कभी जो है किसी किसी को कुछ भी अपना देने का आदत रहता है, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म माने कोई क्वेश्चन नहीं रहता होगा या उसको गेस माने उसको सिलेबस नहीं मिलता होगा, तो अपना कहीं से उठा के डाल देता है। ठीक है। वही होता है आउट ऑफ सिलेबस की चर्चा। नेक्स्ट करता है शिक्षण के लिए एक शिक्षक की भूमिका और कार्यों का विश्लेषणात्मक रूप से वर्णन कीजिए। उसके बाद कहता है प्रभावी अध्यापन एवं अध्यापन प्रभावशीलता से आप क्या समझते हैं, एक प्रभावी अध्यापक की पहचान और विशेषताओं का वर्णन करें। और नेक्स्ट यूनिट में कहता है पाठ्य योजना, इकाई पाठ पिछले बार पूछ दिया था इसलिए इसकी प्रायोरिटी अधिक है, अल्टरनेट पूछते रहता है, शायद कभी नहीं पूछे। पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व के साथ साथ आप इसके मेथड विषय से संबंधित एक पाठ्य योजना तैयार करना है। ठीक है। शिक्षण रणनीति से आप क्या समझते हैं, रणनीति की विभिन्न विधियों का वर्णन करें, जो आपके सिलेबस में दिया होगा। यूनिट 5 कहता है किसी एक शिक्षण रणनीति विधि का वर्णन करें। सेकेंड है अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, अधिगम में अभिक्रमित अनुदेशन का महत्व का वर्णन करें। ठीक है। इसमें एक अभिक्रमित है, एक कंप्यूटराइज करके क्वेश्चन है, दोनों अल्टरनेट पूछता है। और कुछ जो जाने चीजें मैं भी कभी शॉर्ट नोट में कोई डाल देता है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग किसको कहते हैं, सिमुलेशन एंड गेम किसको कहते हैं, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव अप्रोचेस क्या है, रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन किसको कहते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे। ठीक है। यह क्वेश्चन है लेकिन जब हम आपको ले चलेंगे तो आपको हम डिटेल ले चलेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी जैसे ट्रैक चेंज किया है, अगर उस तरह की अगर कोई बदलाव करता है तब भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम उस तरह को आप उस तरफ से हम आपको लेते चलेंगे। ठीक है। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ एक फ्रेमिंग है। हो सकता है कि हम एक आध दिन में से कुछ बदलाव भी करें। ठीक है। क्लियर, आवाज आ रही है ना सर? हाँ। सर पाठ्य योजना वाला जो क्वेश्चन है वो हेलो हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं। सर बोले सुन पाठ्य रहे योजना हैं। वाला जो क्वेश्चन है वो तो यूनिट 5 से ना है, पाठ्य योजना का क्वेश्चन यूनिट 4 में आता है। यूनिट 4 में आता है। हाँ लेसन प्लान यूनिट 4 में आता है। यूनिट 4 का सबसे लास्ट पॉइंट होता है ये। ठीक है। जी सर। देखो क्वेश्चन यूनिट वाइज पूछे, सही से पूछे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी यूनिट घुमा देना, जैसे थर्ड यूनिट इसमें पूछ दिया ना, बिल्कुल ट्रैक से बदल दिया। लेकिन उसको जो भी शुरू से पढ़ रहे हैं उसी के अनुभव के आधार पर उसका जवाब देना होता है। जो भी कंटेंट है, जो भी कंसेप्ट लिए हैं लर्निंग और टीचिंग से संबंधित, उसी का मिला जुला जवाब देकर उसको पूरा करना पड़ेगा। नहीं कि क्वेश्चन ट्रैक से घूमेगा तो पसीना पोंछते हुए घबराते हुए जो है ना उसको छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। खाली नंबर में, खाली कॉपी पर एक नंबर भी नहीं मिलता है खाली पेज पे, लेकिन कुछ लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ उसको मिलेगा। ये हमेशा माइंड रखिएगा। इसलिए कॉपी को छोड़कर आने की बात नहीं करना कभी भी। क्लियर? जी सर।
सर नीचे कीजिए ना थोड़ा, यूनिट 1 से। क्या हम पीडीएफ डाल भी देंगे, टेंशन क्यों लेती है। अभी जो स्टार्टिंग है वहां से समझो। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अधिगम और शिक्षण की जो फर्स्ट शुरुआत है, फर्स्ट यूनिट है, वह अधिगम से है, लर्निंग से है, सीखना से है। तो अधिगम कहते किसको है, सीखना कहते किसको है, सीखना क्या है, इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। कि सीखना क्या है, थोड़ा उससे पहले आप सब लोग, हम लोग कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक बार उनका व्यूज हम जानना चाहते हैं कि अधिगम कहते किसको है। चाहे आपने जो अभी तक पढ़ाया लिखाया समझाया गया होगा, तो वह अधिगम क्या है, एक एक करके मात्र एक एक सेकंड में अपनी बात रखने की कोशिश कीजिएगा। एक बार में एक ही लोग बोलेंगे, दूसरा नहीं। आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है सर आवाज। हाँ, तो कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब शुरू कीजिए ना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यह मानव जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी भी कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा मनुष्य अपने व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करता है। वही अनुभव है। वेरी गुड। और कोई? सर किसी भी चीज के बारे में नई जानकारी को प्राप्त करना ही सीखना है, चाहे वो किसी भी चीज के बारे में हो। अधिगम है। और कोई? सर कोई भी चीज सीखने से अगर हमारे व्यवहार में वांछनीय या अवांछनीय परिवर्तन होता है तो हमारा वो अधिगम कहलाता है। वांछनीय और अवांछनीय दो गो वर्ड जोड़ दिया, तो दोनों को क्लियर कर दो। उसको क्लियर करें। हाँ, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से हमारे मन अंदर कुछ बदलाव आए। देखो बात को ट्रैक पर मत बदलो। हम क्या पूछ रहे हैं, वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार को क्लियर करो। सर अब वैसे ही किताब में था, किताब में बता दिए हैं लोग। अब किताब में देख के बोल रहा है तुम अभी। नहीं सर, हम तो रोड पर हैं, क्लास इसलिए अटेंड कर रहे हैं। क्लियर हो जाएगा अभी। और कोई? सुजाता। सर नया ज्ञान और नया प्रतिक्रियाओं को जो प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है उसको अधिगम कहते हैं। वेरी गुड। और किसी का? अंकिता। सर अधिगम का शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। जो हम अधिगम एक सतत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो हम अपने आसपास से सीखते हैं और जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, उसे अधिगम कहते हैं। हम देखते नहीं है, भले आप लोग अपना अपना वीडियो ऑफ किए हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। बोलिए तो अपने मन से बोलिए, ठीक है ना? किताब मन से नहीं बोलना।
हाँ किताब बोलिएगा तो उससे आपको घाटा है, ठीक है, हमको घाटा नहीं है। 5 नंबर सिलेबस। हाँ, चलिए और किसी का? सर प्रीति अधिगम कुमारी, अमृत आकाश, सर 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 अधिगम अधिगम सीखने की एक व्यवस्था होती है। अधिगम की एक अपनी व्यवस्था होती है। नहीं नहीं, अधिगम सीखने की एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था नहीं होती है, अधिगम प्रक्रिया होती है। वही व्यवस्था प्रक्रिया दोनों तो एक ही है। और लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, आकाश को छोड़ के। ओके जो लोग बोल रहे हैं माइक म्यूट कर लीजिए, फिर बोलेंगे हम लोग। हाँ आकाश अब बोल। सर अधिगम सीखने की व्यवस्था कहलाती है जब हम अपने ज्ञान में कुछ नया ज्ञान जोड़ते हैं, वो सीखने की क्रिया को अधिगम कहते हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान में नया good. ज्ञान जोड़ने की क्रिया को। वेरी गुड। रवि रंजन सर। कौन है? सर हाँ रवि सर रंजन बोल। हाँ सर, अधिगम का मतलब होता है, सामान्य अर्थ में देखा जाए तो इसका मतलब होता है सीखना। मनुष्य अपने जन्मजात प्रवृत्तियों से ही सीखने की, अर्थात जब वो माँ के गर्भ में होता है तब से ही सीखने का उसमें गुण विद्यमान होता है। जब वह जन्म लेता है उसके बाद आजीवन वह कुछ न कुछ नया सीखता है और सीखकर अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करता है, तो उसे अधिगम कहा जाता है। और स्किनर महोदय का कहना था कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया होती है। और अधिगम सर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है यह। वेरी गुड। रंजन बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनती बालक है। नीचे से बता रही थी। हाँ प्रिया बोल। सर अधिगम शब्द का मतलब है सीखना। जो मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो चीज सीखते हैं उसे अधिगम कहते हैं। और अपने विचारों में नया नया सीखते हैं और चारों तरफ जो नए नए चीज को फैलाते हैं, शिक्षा को या नए नए सोच को फैलाते हैं, उसको अधिगम कहते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चंचल चंचल कुमार, यहाँ गरिमा बता। गरिमा। हाँ, सर विभिन्न प्रकार के अनुभव की वजह से जी अधिगम ही बता रहे हैं। जी विभिन्न प्रकार के अनुभव की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है सर, उसी को अधिगम कहते हैं। जी वेरी गुड। चंचल अब बता। अधिगम एक सीखने की प्रक्रिया, जो कुछ भी हम नया चीज सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसे अधिगम कहते हैं। कुछ दिन पहले तुमको सिलेबस का जानकारी नहीं था, झूठ बोलती थी, आज तुम अधिगम को इतना अच्छा डिफाइन कर रही है। सर आत्मसंतुष्टि के लिए सिलेबस पूछिए। नहीं सर, एक्चुअली नहीं पता। चल पुतुल कुमारी। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया होती है, जब हम अपने ज्ञान को प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, उसे अधिगम कहते हैं। चलिए, ये जितनी सारी बातें थी अभी तक निकल के आए हैं आप लोगों के माध्यम से, ये सब ये सब अपने अपना अधिगम है ना, ये अपना अपना अनुभव है जो आपने उसको प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट रूप से बताने की कोशिश किया है, या इससे साबित होता है कि आपने कुछ न कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, किसी न किसी माध्यम से अधिगम प्राप्त किया है ना। अधिगम जो है ना, लर्निंग जिसको कहते हैं, अपने आप में बहुत ही मार्केबल पॉइंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का ही नहीं, पूरे बीएड के सिलेबस का ही रीड है बुझिए तो अधिगम। जहाँ जाइएगा आपको अधिगम जान नहीं छोड़ेगा।
हर पेपर में सर, हर हम लोग जगह इसकी और बिना अधिगम किए इनके सफल भी कुछ नहीं है। माइक को म्यूट कर लीजिए थोड़ा। सर मैं बोलूं क्या सर बोल रहे हैं तो सर को बोलने दीजिए माइक को और रहने दीजिए, म्यूट सर कर बोल लीजिए। रहे हैं। अधिगम कहते किसको है ना? सर सीखना सर किसको सुन लिया जाए ना। सर कोई बोलना चाह रहा है, सुन लीजिए ना। हाँ बोलिए। सर अधिगम को समान बोलचाल में सीखना कहते हैं और हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य प्राणी कोई भी मनुष्य या प्राणी का सीखना जन्मजात प्रवृत्ति होती है, अर्थात जन्म से मृत्यु तक कोई सीखता है। चलिए एक नया और चीज उन्होंने अधिगम जोड़ दी, उसमें जन्मजात प्रवृत्ति होती है। Very good. और अधिगम को समान भाषा में क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। जैसे कि जलती हुई मोमबत्ती को कोई व्यक्ति छूता है तो उसका हाथ जल जाता है, फिर वो हाथ जलने की वजह से फिर वो दोबारा नहीं छूता है, इसके कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। से विभिन्न वैज्ञानिक भी ये है अधिगम कहलाता है। और गिलफ्रॉड व्यवहार के बताया गया वेरी गुड सुलोनी। एक सुजाता बच गई है। सुजाता जी सर बताओ क्या है अधिगम? अधिगम सुलोनी माइक म्यूट कर लो। ओके सर। की प्रक्रिया है, मनुष्य जब जन्म लेता है उसी टाइम से आवाज नहीं आ रही है। शुरू कर देता है। नहीं आ रही है सर, कस के बोले। अब आ रही है। अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है, मनुष्य देता है उसी समय से अपनी सीखने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यह निरंतर से पढ़ रही है जी। प्रक्रिया है। तो सर देख लीजिए वीडियो ऑन कर देते, सीढ़ी पे बैठे टावर मिला रहे हैं। और मनुष्य एक दूसरे से सीखने की निरंतर प्रयास करते रहता है। चलिए लर्निंग व्यवहार के कारण जो भी परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है। कहने का मतलब है वेरी गुड। अच्छा, बहुत अच्छा है सर सुजाता। माइक म्यूट कीजिए। कहने का मतलब हम लोग अधिगम के बारे में थोड़ी बहुत अपनी अवधारणा को समझ रहे हैं कि अधिगम कहते किसको है, अधिगम क्या है ना। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जितनी सारी बातें हैं सब अधिगम की विशेषताएं हैं, सब अधिगम की प्रकृति है, सब अधिगम का ही कंटेंट है, सब अधिगम से जुड़ी हुई बातों को आप लोगों ने शेयर किया है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, हम भी उसी बात को रिपीट करेंगे, उससे अलग कुछ नहीं है अधिगम। ठीक है, अधिगम कहते किसको है, अधिगम की शुरुआत कैसे होती है, इसमें दो कुछ नए वर्ड है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अधिगम हमने बार बार पहले भी कभी आया है, जरूरी तो कहा है कि उस समय भी कुछ हमने चर्चा किया था। ठीक है, अधिगम सबसे पहली चीज है कि इंसान तो सीखने की प्रक्रिया जनरली जो है माता के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। हाँ, जब बच्चा माँ के गर्भ में ही रहते हैं तो उसमें कुछ न कुछ बातें जो हैं सुनने की कैपेसिटी, समझने की कैपेसिटी जो है वो विकसित होने लगते हैं। इसलिए एक समय के बाद जो है ना डॉक्टर भी या जो अच्छे लोग हैं वह महिलाओं को सलाह दिया जाता है कि आप उस समय जब स्थिति में जो है आप अच्छे बातों पर विचार कीजिए, अच्छे बातों को समझें ना, अच्छी पुस्तकें पढ़ें ना, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें, लॉजिकली पुस्तकें पढ़ें, उसका असर जो है बच्चों के माइंड पर पड़ता है। ठीक है, और ये भी पौराणिक जो बातें हैं अभिमन्यु वाली, जो माँ के गर्भ में ही जो है ना चक्रव्यूह की रचना करना सीख गए थे, लेकिन उसको से निकलने का तरीका उस समय माँ सो गई थी, इसलिए वो नहीं समझ पाए थे। ठीक है,
तो इससे साबित होता है कि बच्चा माँ के गर्भ से ही जो है ना सीखना, कि माँ के गर्भ से ही सीखने की प्रक्रिया जो है बच्चों में शुरू हो जाती है। दूसरी चीज है, एक पक्ष यह है, दूसरा पक्ष यह है, पहलू है कि अधिगम जो है जन्म के बाद से ही शुरू होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है दुनिया का, जब जन्म लेता है तो कुछ नैसर्गिक गुण लेकर ही जन्म लेते हैं। प्राकृतिक गुण है भगवान की दिया हुआ जो 2-4 गुण है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, जिसको कहा जाता है कि 3-4 गुण है। कौन कौन से गुण हैं ये बताएगा? हंसना, रोना, हंसना है, रोना है, चुसना है, हाँ, ये सारे जो गुण हैं वो बेसिक गुण हैं। इसी को यही बच्चा जो है ना, ये भगवान का दिया हुआ गुण है, ठीक है, जो उसको जन्म के समय दिया जाता है। भगवान उसको देते हैं कि बाबू जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ ये 4-5 गुण है, इसी के आधार पर तू पूरी जिंदगी जी लेगा। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है उसको यह नहीं सिखलाया जाता है कि तुमको रोना कैसे है, तुमको कैसे है ना। कोई सिखलाता है तुमको चूसना कैसे है? कोई नहीं सिखलाता है। वो बच्चा खुद भगवान का जो गॉड का दिया हुआ जो गुण है, जिसको नैसर्गिक कहते हैं, जिसको बिना सीखे हुए, बिना मेहनत किए हुए प्राप्त है, ठीक है, उसी को आधार बनाकर जैसे जैसे व्यक्ति जो है, बालक जो है, इंसान जो है, जब आगे बढ़ता है, जब उसका एज बढ़ता है तो और सारी चीजें सीखता है ना, सिखलाया जाता है, सीखता है, ठीक है। जिस तरह का परिवेश में रहेगा, जिस तरह के भी इन्वायरमेंट में रहेगा, जिस तरह की बातें सिखलाया जाएगा, बच्चा उसी को एडॉप्ट करता है। इसके पीछे कारण क्या है, एक ध्यान देना। अगर नहीं सिखलाया जाएगा, ठीक है, तो बच्चा नहीं सीखेगा। उसके लिए उसको बार बार प्रयास कराया जाता है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि अधिगम जो है, लर्निंग जो है, एक मेहनत करके सीखने वाले में से आते हैं। उसको एक्वायर किया जाता है, वो मुफ्त में नहीं मिलता है, उसके लिए मेहनत करने पड़ते हैं, तब जाके लर्निंग अच्छी, तब लोग बच्चे सीखते हैं उसके लिए, नहीं तो ऐसे नहीं सीखते हैं। आपने गौर किया होगा, आपको अनुभव होगा, जैसे बच्चा छोटा से थोड़ा सा बड़ा होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, कुछ बोलने के लिए प्रैक्टिस करवाना शुरू करते हैं ना, बार बार अभ्यास करवाते हैं कि बच्चा कुछ बोले ना। क्यों बोले? बच्चा ऐसे ही सीख लेता है? नहीं सीखता है। हाँ, वो एक अलग चीजें हैं कि सब बच्चे का मानसिक क्षमता जो है कुछ अलग अलग होती है। कोई बच्चा उसी चीज को जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, लेकिन सबको उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मदर टंग की बात करते हैं तो जिस भाषा में उस समय बच्चा के सामने किया जाता है, उसी भाषा को बच्चा एडॉप्ट करता है, सीखता है, अर्जित करता है। हाँ, तो ये सीखने की सारी चीजें हैं। धीरे धीरे फिर जो है, अभी भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ नए चीज सीखने होते हैं तो हम लोग उसके लिए मेहनत करते हैं, तब जाकर सीखते हैं बात को, क्या आखिर बात क्या है। ऐसे जो है भगवान का नाम याद करने से अगर सब कुछ हो जाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता ना। कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, कोई ऑटोमेटिक वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है ना। टैबलेट है कि खाओ और काम हो जाए, याद हो जाए मेमोरी में बात, जो भी बात नहीं समझ रहे हैं। और उससे भी नहीं है, पीके मूवी वाला भी सिस्टम नहीं है, ट्रांसफर सिस्टम, किसी का हाथ पकड़ पूरा के पूरा ट्रांसफर हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो लर्निंग सब में जो है ना, हमेशा आपको लर्निंग हमेशा याद रखिएगा, यह अर्जित प्रक्रिया है, यह सीखा जाता है, यह अर्न किया जाता है। जितना आप सीखिएगा उतना अर्न कीजिएगा। लेकिन यह प्रक्रिया जो है, अभी किसी ने बताया है, यह क्या होता है, निरंतर चलते रहती है। माँ के गर्भ से लेकर
कब तक? मृत्यु तक। यह प्रक्रिया किसी न किसी रूप में चलती रहती है। लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि हम कॉपी खोल के बैठे हुए हैं, आज के समय में हम लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं ना, डिग्री ले रहे हैं, वही लर्निंग है। लर्निंग अनुभव से भी होता है। छोटे बच्चा, गौर कीजिएगा, शैशवावस्था में बच्चे सबसे ज्यादा किससे सीखते हैं? आपके अनुकरण से, आपके व्यवहार से, आपकी एक्टिविटी से। आप जिस तरह के व्यवहार कीजिए, जिस तरह का एक्टिविटी कीजिएगा, बच्चा उसको तुरंत सीखेगा। क्या नकल करता है बच्चा एक दूसरे को देखकर। नकल करता है ना? जी सर। खूब नकल करता है सुजाता। आप उसके सामने कुछ बोल दीजिए ना, तुरंत सीख जाएगा। कुछ गलत कार्य जैसा कर लीजिए, तुरंत सीख जाएगा ना। इसलिए कहता है कि बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं बोलना है, इस तरह का व्यवहार नहीं करना है, नहीं तो बच्चा तुरंत सीख जाता है। ज्यादातर सर नेगेटिव चीज ऑब्जर्व करता है सर। निगेटिव चीज ऑब्जर्व करता है, बिल्कुल सही बोली सलोनी। निगेटिव चीज तुरंत ज्यादा ऑब्जर्व करेगा। अच्छाई सीखने में समय लगता है और बुराई सीखने में तुरंत सीख जाता है ना। लाइन पर आने में जिंदगी बीत जाते हैं, भटकने में साला 2 मिनट ही काफी है। 2 दोस्त मिल जाएंगे, 4 दोस्त, और दिन को रंगीन करने में आपको कहेंगे आप भी थोड़ा सा मूड बनाओ। नहीं भी मूड बनाने आता है, कभी नहीं भी बनाए हो, 5 को दोस्त मिल जाएगा, तुमको भी मूड में रंग देगा। और उस मूड को बचाते बचाते तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत गया, और उसको 2 सेकंड में तुम्हारे दोस्तों ने खराब कर दिया। तो ये सारे चीज होते हैं, ठीक है। और लर्निंग अनुभव से होता है। अनुभव है, अगर आप दूसरी चीज, आप किसी अनुभवी के साथ भी अगर रहते हैं तो उससे भी आपकी लर्निंग होती है। अगर उस आदमी का अनुभव है, वो आदमी आपसे अनुभव शेयर कर रहा है, ठीक है, तो उसका भी ज्ञान जो है आपको प्राप्त किसी न किसी रूप में अधिगम प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब, छोटा सा एग्जाम्पल है, नायक मूवी से संबंधित है। आप देख रहे हैं उसमें एक डायलॉग है अनिल कपूर का कि तुम्हारे साथ काम करते जो है ना, 30 साल तुम्हारा वो 1 साल मेरा, जो तुम्हारे साथ हम काम कर रहे हैं, तो 1 साल में तुम्हारा 31 साल का अनुभव, 30 साल का हम ले लिए और हम दोनों जोड़ते हैं तो 31 साल का अनुभव हो जाता है। तो अनुभव से भी लोग सीखता है। बच्चे अनुकरण से ज्यादा सीखते हैं, और जब बच्चे की उम्र जब बढ़ता है धीरे धीरे, तो अपने प्रीवियस एज से, बुजुर्गों के अनुभवों से ना, ये सारी चीज को मिलाकर कुछ ना कुछ अपने अपने क्षेत्र में जो है उसको अनुभव बढ़ता है। और ऐसे जितना ही ज्ञान बढ़ेगा, एक के बाद एक अधिगम होगा, उतना ही उसके पास नवीन ज्ञानों का भंडार आएगा। नवीन ज्ञान सीखने की प्रक्रिया और फास्ट होगी ना। वह कुछ ना कुछ नयापन, मतलब कहे ना, कुछ भी करने के लिए आपको अधिगम चलता ही रहता है। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। एक कुछ दिन पहले, पिछले लॉकडाउन से पहले ऑनलाइन क्या होता है नहीं जानते थे, कैसे लाइव होता है नहीं जानते थे ना, नहीं समझ पाते थे, और आज की डेट में सब समझ रहे हैं। तो ये सारे चीज क्या है, सब लर्निंग है। ये सब नए ज्ञान का अर्जन है, नए ज्ञान का सृजन है, नए ज्ञान के साथ समायोजन है। यह सब अधिगम है, अनुभव है। पिछले साल के लॉकडाउन में जो अनुभव लिए आप लोग से साथ जो लाइव हो रहे हैं, उस अनुभव का उसमें जोड़ रहे हैं ना। इससे भी पिछले साल जो है 17-19 के सेशन में मैंने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, मात्र बहुत फास्ट एग्जाम हो गया 18-19 साल में, 2nd ईयर के बच्चों के लिए मैंने एक 125 ग्रुप है मेरे पास, विद्यार्थी का ग्रुप है, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ पर डे हर पेपर का मैंने वीडियो बना के अपलोड करते थे यूट्यूब पर। इसका लाभ सभी लेते थे उस समय, ठीक है। और आज उसी से मोटिवेट करते करते ऑनलाइन क्लास तक पहुंचे हैं ना। ये सारे चीज क्या है,
एक नए ज्ञान की तरफ ले जा रहा है, एक नई व्यवस्था की, एक नए सोच, एक नए विचारों की तरफ ले जा रहा है। क्लियर? और इसके साथ साथ दो चीजें हैं कि इसका वृद्धि, और आप जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें वृद्धि और विकास की चर्चा आएगी। ठीक है, आप में से कोई हमको यह बताना चाहेंगे कि वृद्धि और विकास कहते किसको हैं? वृद्धि क्या और विकास क्या है? सर ये जो वृद्धि है ना सर, वृद्धि है कि मतलब कि फिजिकली में जो इंक्रीमेंट होता है, जो फिजिकल इंक्रीमेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए लेंथ में, शेप में, आपका जैसे शरीर के अंग में, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल जो हमको दिखाई देता है, उसमें जो वृद्धि मतलब जो बढ़ना या घटना हुआ ना, उसको वृद्धि कहते हैं। और ये जो विकास हुआ ना, ये विकास एक मानसिक मतलब मेंटल से जुड़ा हुआ टर्म है कि व्यक्ति के मतलब मानसिक में जो भी विकास होगा, वृद्धि होगी, उसको मतलब विकास बोलेंगे। और किसी का? और कोई प्रिंस? सर जी सर। सर वृद्धि होता है बोलिए। ना, किशोरावस्था समाप्त होते हैं, यानी 21 या 25 वर्ष तक वृद्धि होता है। सर वृद्धि फिक्स होता है कि हाँ 25 वर्ष तक समानता, वृद्धि उसके बाद नहीं हो पाती है। और विकास होता है जो जीवन हमेशा चलता रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोला है कि आपको 40 वर्ष तक विकास होती रहती है, वृद्धि होती रहती है? मैंने कौन बोला है? कौन मतलब कहीं पे आपके पास डाटा, मतलब कहाँ से आप डाटा लिए हैं? देखिए वृद्धि जो होता है ना, जन्म से लेकर आप प्रौढ़ावस्था तक रहता है। हाँ वही 25 वर्ष तक 21 वर्ष तक तो चलता है। अरे तुम्हारा सर जी सुनिए, 25 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था रहता है। लगभग बोल रहे हैं, लगभग उतना तक चलता है। ये नहीं कह रहे कि 50 वर्ष तक चलेगा, 18 वर्ष तक। समान है, इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है बस। वृद्धि और विकास एक ही दोनों में मिश्रित शब्द है। सुजाता क्या कर रही है? वृद्धि और विकास एक दूसरे से थोड़ा सा भिन्न है। कैसे? वृद्धि मतलब कि किशोरावस्था तक चलते रहता है। किशोरावस्था से मतलब आदमी 40-45 तक की वृद्धि चलता है, और विकास लगातार चलती रहती है। पहले हमको यह समझाओ, वृद्धि का संबंध किससे है? शरीर से होता है सर। नहीं, देखिए वृद्धि और जो सुजाता जी आप जो बोल रही हैं, वो हमारा हड्डी बढ़ता है ना, वृद्धि और विकास एक दोनों सेम ही है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक है। हाँ, हम लोग दैनिक जीवन में इसको एक इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर ये जो एजुकेशन के क्षेत्र में या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो कि साइकोलॉजी के जानकारी रखता है, वो आपको बताएगा कि वृद्धि और विकास दोनों डिफरेंट टर्म है। हम लोग दैनिक जीवन में इसको एक दूसरे के बदले इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम लोग भी तो वही बात कर रहे ठीक है, वृद्धि और विकास दोनों लगभग सेम ही है और अलग अलग। अरे भाई लगभग सेम नहीं, दोनों अलग है। वृद्धि निश्चित समय तक चलती है और विकास पाई जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है, पाई जाती है। एक मिनट मुकेश भाई, यहाँ कोई नहीं बोल रहा है कि दोनों सेम शब्द है, कोई नहीं बोल रहा है कि वृद्धि और विकास एक्चुअल एक ही होता है। हर लोग बोल रहा है कि उसमें डिफरेंस होता है, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। हाँ, वही चीज हम भी बोल रहे हैं वृद्धि कि का दोनों जहाँ तक डिफरेंट देखिए, है। एक मिनट, वृद्धि का जहाँ तक सवाल है ना, आदमी जो उसका शरीर में जो ना होता है कि आदमी अभी बचपन में तो बुच्ची सा होता है, उसके बाद आप 5-6 फीट हो जाते हैं। देखिए वृद्धि जो होता है ना, देखिए वृद्धि जो है ना, वृद्धि समय के लिए होता है। वृद्धि जो है फिजिकल टर्म है। वृद्धि को मतलब आप अपने
देख सकते हैं अपनी आंखों से, उसको महसूस कर सकते हैं। और इसको नहीं और विकास जो है ना ये मेंटली चीज है, इसका आप अनुभव कर सकते हैं। सुनिए सर, विकास को आप ऐसे देख सकते हैं, अधिगम से जोड़ के देख सकते हैं आप विकास। मुकेश जी आकाश चाहे सलोनी चाहे जो लोग भी बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही बात वो लोग भी कह रहे हैं। सर विकास एक लिमिट, वृद्धि एक लिमिट समय के लिए होता है सर। एक मिनट, वृद्धि जो है ना साधारण प्रक्रिया है और विकास जो है ना, सुन लीजिए एक मिनट सुन लीजिए, फिर डिस्कस करेंगे पॉइंट पे, ठीक है? सब लोग माइक म्यूट कीजिए, माइक को म्यूट कीजिए, सुनने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब वृद्धि और विकास की जो बात आ गई है सामने में, तो वृद्धि जो है जैसे कि हमने अभी सुना है, रवि रंजन भी बताया, प्रदीप भी बता रहा है, सलोनी बताई सब, ठीक है? कि वृद्धि जो है, वृद्धि का तो सबसे पहले यह समझिए कि वृद्धि का संबंध किससे है ना। तो वृद्धि का संबंध जो है ये जो नश्वर शरीर है उससे है, ठीक है? शरीर की वृद्धि से है और एक एज तक, और विकास जो है वो उसके डिफरेंट एज हैं जिसमें वो भी शरीर भी है। ऐसा नहीं है कि विकास में शरीर नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज है कि एक समय तक दोनों चलता है। जब फिजिकली की बात आ जाएगा, वृद्धि की बात आ जाती है, तो शरीर जो है जब तक हम जीवित हैं, जिंदा हैं, तब तक शरीर का ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है? उसका एज लिमिट है, उसका एक सीमित दायरा है, ठीक है? उसी हद तक वह वृद्धि जो है होता है, उसके बाद वह रुक जाती है। और विकास और वृद्धि का साथ साथ जो है उसी एज तक लिमिट रहता है। उसके बाद जो है विकास की गति जो है अपनी अकेले पड़ जाती है, उसमें वृद्धि कहीं सहयोग नहीं देता है। क्लियर? विकास जब तक जीवित है, वही तो बोल रहे हैं कि एक लिमिट समय के लिए वृद्धि होता है, और विकास वृद्धि के रुकने के बाद तेजी से होने लगता है। जैसे कि शरीर में वृद्धि रुकेगा तो देखिएगा बच्चा को कि तो उसका विकास देखिए कितना जल्दी होता है जब वृद्धि उसका रुक जाएगा। वृद्धि और विकास एक साथ हो सकता है, लेकिन कुछ लिमिट बाद वृद्धि रुक जाएगा और विकास जैसे होता है ना, हम लोग अधिगम पढ़ रहे हैं ना, वैसा ही आजीवन चलता है, वैसा ही विकास भी आजीवन चलता रहता है। देख अधिक दोनों को साथ साथ चलने का मतलब हम क्या है बताते हैं, ठीक है? जैसे कि बच्चा का शरीर आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, आवाज नहीं आ रही है सर की। सर का कॉल आया हुआ लग रहा है। तो सर देखते हैं इस पे क्या लिखे हैं, ठीक है? प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता है, करते रहता है, कुछ न कुछ सीखते रहता है अनुभव से। नवीन है अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं, इसलिए वे अनुभव तथा उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है। यह एक निरंतर, जीवन भर निरंतर चलते रहती है, ठीक है? शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मानव जीवन का निरंतर किसी न किसी दृष्टि से विकास होता है। सचेत और अचेत रूप से, प्रायोजित या अप्रायोजित रूप से ना, स्वतः तथा विभिन्न माध्यमों से विकास की प्रक्रिया अविरल गति से चलती रहती है, चाहे जिस रूप में भी यह हो, ठीक है? किसी का अच्छा हो, किसी का बुरा हो, लेकिन अनुभव तो उसको मिल रहा है ना। विकास की इस प्रक्रिया के संपन्न होने में बालक के अधिगम के मुख्य योगदान होता है, ठीक है? अधिगम बालक विद्यालय व्यवस्था, परिवार, समाज आदि किसी न किसी रूप में प्रभावित होता रहता है, ठीक है? साथ में प्रेरणा से भी, अभ्यास से भी, अनुकरण, तत्परता, रुचि आदि से संबंधित सिद्धांत भी किसी न किसी रूप में अधिगम का निर्धारण करता है। मतलब इस सब पे भी चर्चा होगा, ठीक है? किसी न किसी रूप में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स में जो है अधिगम होते रहता है। परिभाषा पर फोकस करते हैं। वुडवर्थ ने कहा है, नवीन ज्ञान
एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया अधिगम है। जो नवीन ज्ञान है हम लोग सीखते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, अर्जित करते हैं। यहाँ भी क्या है, अर्जित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। अर्जित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। स्किनर कहता है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। जो व्यवहार में जो आपके अनुसार पॉजिटिव जो प्रक्रिया है, अनुकूल, वातावरण के अनुकूल, वही क्या है, अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है गेट्स कहता है अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। जो हम अनुभव ले रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो सीख रहे हैं, समझ बुझ रहे हैं, उससे जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है ना, व्यवहार में परिवर्तन, वह क्या है, अधिगम है। हाँ, लेविन कहते हैं अधिगम वातावरण का संगठन है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजिंग व्यवस्था है, वातावरण जो सीखते समझते हैं वह व्यवस्था है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अधिगम का व्यक्ति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है, अधिगम का, ठीक है। अनुभवों से, ज्ञान अनुभवों से प्राप्त होता है। सक्रियात्मक है, अधिगम जो है सक्रिय स्थिति में रहता है। विकास पे आधारित होता है। वातावरण की उपज है ना, ये सारे चीज अधिगम से स्पष्ट होते हैं। क्लियर, तो ये है अधिगम। इसके अलावा जो हम लोग भी सीखते हैं, जब बहुत सारे चीजें हैं, उतना लिखना संभव नहीं है जितना हम लोग जानते और समझते हैं, ठीक है। अधिगम यही है कि अभी प्रिंस भी बताया था, वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। हमने एक दिन और चर्चा किया होगा, शायद हमको ध्यान है। अधिगम जो है जनरली जो है एक अस्थाई जो सीखने की बात होती है पॉजिटिव रूप से, वो सब अधिगम है। अस्थाई जो ज्ञान होता है, जो क्षणभंगुर जो ज्ञान है, अधिगम है, लर्निंग है, वह अधिगम नहीं होता है। जैसे कुछ अपवादें हैं, जैसे कि थकान बस हो गया, उसके बाद जो है व्यवहार में परिवर्तन होगा, तो वह लर्निंग नहीं है, ठीक है। अगर किसी को आज कुछ बीमार पड़ गया, अस्थाई और अस्थाई ज्ञान क्या है सर? सर ये अस्थाई और सर कह रहे हैं अस्थाई और अस्थाई जो क्षणभंगुर ज्ञान, ये क्या है? अस्थाई और अस्थाई की बात वही कर रहे हैं ना हम। अभी हम दो तरह की बात करते हैं, जो हम सीख रहे हैं, ठीक ना। एक तो हम सीख रहे हैं जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है। दो तरह की व्यवहार होते हैं, ठीक है, या ज्ञान कहिए उसको। चेंज इन बिहेवियर की बात हो रहा है, उसमें अस्थाई और अस्थाई समझ में आ जाएगा। एक तो हमारा व्यवहार वह है जो परमानेंटली है ना, एक परमानेंटली है, और दूसरा जो व्यवहार है वह क्षणभंगुर है, अस्थाई है। जैसे कि आप थके हुए हैं अभी, ठीक है, आप कहीं से आए, क्लास करके आए, कॉलेज करके आए, कहीं से पढ़ के आए, वो अपने कोई एक्टिव करके आए, जैसे ही आए आपके बाबूजी आपको फरमान जारी कर रहे हैं, ठीक है। आप थके हुए हैं, 25-10 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, कहीं दूसरे वर्क से आ रहे हैं, और आते आते तक रैंडम उसी समय अगर आपको कुछ काम कह दिया जाता है, ठीक है, बिना रुके हुए, उस समय जो आपकी व्यवहार है वह अस्थाई व्यवहार कहलाता है। जो झुल्लाहट आपके मन में आता है वो अस्थाई आता है। वो हो सकता है आपके थकान दूर होने के बाद, मूड शांत होने के बाद, शरीर को शांति मिलने के बाद आपका फिर व्यवहार अपने पूर्ववत व्यवहार में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उस समय वह जो व्यवहार होता है, ठीक है, उस समय वो अस्थाई व्यवहार होता है। कोई अभी किसी को मान लीजिए सपोज अभी कोरोना काल है, किसी को कोरोना से ग्रसित होकर ठीक हुआ होगा, तो निश्चित रूप से चिड़चिड़ा हो गया होगा, उसको गुस्सा ज्यादा आता होगा ना, तनाव में रहता होगा। अगर इस तरह की प्रवृत्ति आ रही है तो जैसे ही वो स्वस्थ होएगा और उसका परिवर्तन जो है पूर्ववत हो जाएगा व्यवहार, तो मतलब वो अस्थाई व्यवहार में चला जाता है, यह खत्म हो जाता है। तो जो चीज हम सीख रहे हैं, पहले से सीखे हुए, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, भी पॉजिटिव है, ठीक है, वह सब के सब अस्थाई है, और जो परिवर्तित रूप है, दूसरे रूप में है, निगेटिव रूप में है, वो अस्थाई होता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है व्यवहार में परिवर्तन, और यही वांछनीय व्यवहार है और अवांछनीय व्यवहार है। जो सही व्यवहार है वो वांछनीय है, जो गलत दिशा में व्यवहार जा रहा है वो अवांछनीय है। सर, तो अगर हम किसी को थप्पड़ मार दे और उसको गुस्सा आ जाए तो वो हमारा अवांछनीय होगा कि वांछनीय होगा? थप्पड़ का रिएक्शन तय करेगा।
अब न्यूटन के तीसरा नियम लगेगा तब पता चलेगा। तुम बिना काम के थप्पड़ मार देगा ना, अब हो जाएगा। तो अभी नहीं बोले हैं कि अगर कोई काम करके आता है, घर का लोग कोई काम बोल दे तो गुस्सा आ जाता है, तो उसी तरह अगर हम किसी को थप्पड़ मारते हैं। एक मिनट सुनो, तुम्हारे मम्मी या पापा कुछ काम कर देंगे कहने के तो तुम उनको थप्पड़ जड़ देगा? नहीं सर, उनको नहीं ना बोले हैं, हम एज ए किसी और के रूप में बोले हैं कि अगर हम किसी को जा रहे हैं रास्ते में, किसी को थप्पड़ मार के भाग जाए तो उसको गुस्सा आएगा। तो वो तो उसका वही उसका रिएक्शन तय करेगा कि आपका सकारात्मक है कि नकारात्मक है आपका। ठोस तर्क नहीं है प्रिंस थप्पड़ मार के जाने वाला। जी सर, हम पूछे हैं ऐसे एज ए, हाँ वो तो ऐसे वही होगा, अस्थायी हो जाएगा उसका भी, क्योंकि वो एक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो इस तरह की जो भी व्यवहार होगा वो अस्थायी में जाएगा, अस्थायी नहीं रहता है। मोना, गरिमा, यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना? मुकेश जी कोई तर्क वितर्क? मुकेश जी के आने से जो है ना ग्रुप में 4 चांद लग गया है, लेकिन कुछ भी कहिए सर। ऐसा क्या हो गया है सर? जी सर, अरे आपके आने से डिस्कशन बढ़ गया है। यस सर, यस सर। पहले थोड़ा भी डिस्कशन नहीं होता था सर। कुछ न कुछ बोलने और बतियाने के लिए एक टॉपिक जान गए ना, सब लोग पढ़िए, समझे? टॉपिक जब शुरू करेंगे उसको पढ़िए और इसी तरह से करेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है ना, जो भी जान रहे हैं उसको बाहर लाइए और देखिए कितना निखार आता है। आप लर्निंग है, लर्निंग के जुड़े हुए हर टॉपिक का आप अध्ययन कर लीजिए, ठीक है? और कल से फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से चलते रहेगी वार्तालाप। सर सर एक रिक्वेस्ट थी सर, वो जो आप शैक्षिक विचार जो सर पढ़ाए थे उसका सर डाल देते PDF तो अच्छा था। शैक्षिक विचार, हाँ सर। शैक्षिक विचार में किनका विचार? आप सर जे कृष्णमूर्ति का बोले थे ना, और गिजू भाई बधेगा तो अब डालें। वाला बचा हुआ डाल देंगे अब हम। 3 वो हो गया ना, मोंटेसरी हो गया है, प्रोवेल हो गया है, गिजू भाई बडेका हो गया है, एक बच गया है। वो हम PDF डाल देंगे तुमको व्हाट्सएप ग्रुप पे। सर तो उसमें सिर्फ इसी तरह से निबंध की तरह लिख देना है या उसमें भी भूमिका परिभाषा ये सब कैसे लिखाएगा? उसमें परिभाषा नहीं, उसमें परिभाषा की बात नहीं है, किसी की उनके विचार लिखना है। जैसे स्कूल उसका शैक्षिक विचार मतलब उनके अनुसार शिक्षा कैसा, उनकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, छात्र कैसे होने चाहिए, शिक्षक कैसे होने चाहिए, पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, इतना पॉइंट है उनका किसी भी थिंकर्स का। सर नहीं आता है क्या पुतुल कुमारी? यस सर, यस क्या सर। बोल रही? कुछ भी नहीं बोल रहा। कुछ बोलो। क्या होता है? एक तो शहर में झमाझम बारिश करवा रही है, बोलने में क्या जा रहा है? सर इधर तो भी ठीक है सर। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप तो मुझे PDF नहीं आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या सर? सर भयानक बारिश हो रही है। बारिश तो हर ये जगह मुजफ्फरपुर में डूब जाएंगे हम लोग। सर तैरने आता है कि नहीं सर? चंपारण है यार, डूब गया मुजफ्फरपुर। जब तक ईश्वर की कृपा होगा, तैरना आए चाहे ना आए, थोड़ी ये कुछ हनन होने वाला है। ईश्वर ना खुश हो जाएंगे ना रुष्ट हो जाएंगे तभी कुछ होगा। मुजफ्फरपुर में कहाँ पर रहते हैं?